नमस्कार, हमारे साथ हैं पंकज प्रसून जी। किसी पहचान के मोहताज नहीं है, वरिष्ठ पत्रकार हैं और अपने वीडियोस के लिए चर्चा में रहते हैं। आज पंकज जी से बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झारखंड यात्रा, खास करके खूंटी की जो उनकी यात्रा है उसको समझेंगे और साथ साथ बात करेंगे झारखंड के जो वर्तमान राजनीतिक माहौल है उसके ऊपर। भारतीय जनता पार्टी में क्या चल रहा है, सत्ताधारी खेमे में क्या चल रहा है, इन सब मुद्दों पर आज हम बात करेंगे पंकज जी से और समझने की कोशिश करेंगे कि झारखंड की राजनीति आने वाले दिनों में किस तरफ जा सकती है। तो पंकज जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। आपके सभी दर्शकों का मेरा स्वागत है, प्रणाम है। चलिए, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात। जी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड आ रहे हैं, खूंटी जाएंगे जहां बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है उलीहातू। पहले उनको 15 नवंबर को आना था, कार्यक्रम थोड़ा बदल गया है। अब वे 14 नवंबर की शाम को आएंगे और एक रोड शो करेंगे हवाई अड्डे से लेकर राजभवन तक। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम में पहले था नहीं। और दूसरा ये कि झारखंड में, रांची में आप हैं, आपने जगह जगह पोस्टर देखे होंगे कि झारखंड सरकार की तरफ से भी प्रधानमंत्री के स्वागत में बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए गए। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और प्रधानमंत्री मोदी किसी एक बैनर या होर्डिंग में साथ नहीं है, लेकिन राज्य सरकार ने अपने लेवल पर उनके स्वागत की पूरी तैयारी की है, पूरा बैनर पोस्टर लगाकर पाटा है। तो ये कार्यक्रम में जो अचानक तब्दीली हुई प्रधानमंत्री की, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से 11 करोड़ आदिवासी वोटरों की बात करते रहे हैं और उनके इस प्रायोरिटी लिस्ट में छत्तीसगढ़ तो है ही, मध्य प्रदेश है ही, गुजरात के आदिवासी हैं ही, नॉर्थ ईस्ट के हैं ही, लेकिन झारखंड और बंगाल के जो आदिवासी हैं वो एक चैलेंज बने हुए हैं, क्योंकि आमतौर पे बीजेपी को ऐसा लगता है कि इस बंगाल और झारखंड के आदिवासियों को जितना जोड़ना चाहिए था हमारे साथ उतना नहीं जुड़ पाया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, बिरसा मुंडा अपने आप में एक प्रतीक चिन्ह है। बिरसा मुंडा बिरसाइयत के प्रतीक है। जो संघ है और जो संघ परिवार है या जो राइट विंगर है वो हमेशा कहते रहते हैं कि बिरसा मुंडा ने मिशनरियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। बिरसा मुंडा जनेऊ पहनते थे, लेकिन बाद में आकर उनके किसी मूर्ति में अब आप जनेऊ नहीं देखिएगा, बिरसाइयत की बात नहीं देखिएगा। ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है जैसे बिरसा मुंडा यहीं के हिंदुओं के खिलाफ लड़ने वाले आदिवासी नेता थे। बिल्कुल। तो नैरेटिव का वार जो है, जो चाहे वो मिशनरीज है या फिर राइट विंगर्स के बीच में है, उसे भी एड्रेस करने की कोशिश है। तीसरा महत्वपूर्ण चीज है कि जो झारखंड हमेशा से बीजेपी को ये लगता रहा, उनका मानना है कि झारखंड हमने बनाया, छत्तीसगढ़ हमने बनाया, उत्तराखंड हमने बनाया। दूसरों ने तो समझौता किया था, हमने बनाया, लेकिन आज क्रेडिट दूसरे ले जा रहे हैं। झारखंड का निर्माण करने वालों को झारखंड में बाहरी कहा जा रहा है और जिन्होंने झारखंड बनाने का सौदा किया वो मूल झारखंडी हो गए। तो इस तरह की बातें, जो 3-4 मुद्दे हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर आदिवासी वोटर, बिरसा मुंडा प्रतीक और झारखंड का जो स्थानीय नैरेटिव है, उन तीनों को काउंटर करने के लिए एक बड़ी पहल है। आपके दर्शकों को जानकारी दे दूं कि आजाद भारत में नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो बिरसा मुंडा के गांव जा रहे हैं। आज तक आजाद भारत के इतिहास में नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बिरसा मुंडा की जयंती को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया। म्यूजियम बनाया बिरसा मुंडा के नाम पे। बिरसा मुंडा संघ परिवार बीजेपी का उसी तरह प्रतीक चिन्ह है जिस तरह मिशनरियों के लिए जयपाल सिंह मुंडा, या यूं कह सकते हैं कि ये मदर टेरेसा जिसे बोल सकते हैं। तो उनके लिए, आदिवासियों के लिए अगर घुसना है तो बिरसा मुंडा के रास्ते घुसना चाहते हैं ये राइट विंगर जो भी है। जी जी। दूसरी बात की है, जो कार्यक्रम में जो अंतिम समय परिवर्तन हुआ है और अब जो एक रोड शो जो प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में पहले नहीं था, अब ऐड हो गया है,
तो ये क्या इसको माना जाए कि लगे हाथ ये चुनावी तैयारियों का भी शंखनाद होगा, आगाज होगा, जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है, क्या उसके लिए भी लोगों को मोटिवेट करने के लिए एक पहल है? देखिए आनंद जी, नरेंद्र मोदी एक क्षण भी मौका नहीं गवाते। उनके बारे में बोला जाता है कि मोदी और अमित शाह 24 आवर्स पॉलिटिशियन है, 365 दिन 24 घंटे ये राजनीति करते हैं। वो कार्यक्रम था आते, अगर जाते उलिहाती गांव तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री वहां होते, एक सरकारी कार्यक्रम होता। लेकिन जब आ ही रहे हैं तो एक पंथ दो काज हो जाए, एक रोड शो हो, पब्लिक कनेक्ट भी हो जाएगा उससे, और जो बिरसा मुंडा के नाम पे जो कार्यक्रम है वो भी हो जाएगा, और ये भी कहने को हो जाएगा कि देखिए राज्य स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री स्वयं आए, यहाँ के लोगों के साथ मुलाकात की बात की। कम्युनिकेशन जो है वो नरेंद्र मोदी सरकार का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ रहा है। वो जोड़ते हैं और वो जोड़ने के अलग अलग तरीके ढूंढते रहते हैं। अगर वो सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं तो जोड़ेंगे, अगर वो रोड शो कर सकते हैं तो करेंगे, अगर वो रैली के जरिए जुड़ सकते हैं तो करेंगे, चिल्ड्रंस डे में बच्चों को एग्जाम के बहाने जुड़ सकेंगे तो जुड़ेंगे, अगर वो मन की बात के जरिए जुड़ना चाहे तो जुड़े। मतलब कि कोई भी जो पब्लिक कनेक्ट का एक मौका भी है नरेंद्र मोदी गंवाना नहीं चाहते। वो आ रहे थे, उनको लगा कि मेरे पास कुछ वक्त बचा हुआ है, पब्लिक से जुड़ जाया जाए। तो क्या आप इसको इस रूप में नहीं देखते हैं कि जो राज्य स्थापना दिवस, जो झारखंड का स्थापना दिवस है, जिस पर राज्य सरकार अपनी तमाम उपलब्धियां गिनाती है, नई नई घोषणाएं करती है, इस बार भी उम्मीद है कि हेमंत सोरेन कुछ घोषणाएं करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के रोड शो और प्रधानमंत्री के उलिहातू के जो कार्यक्रम है उनमें राज्य सरकार कहीं ना कहीं गौण हो जाएगी। एक ये भी हो सकता है कि ये भी एक पहलकदमी हो कि राज्य सरकार को पूरी तरह से दबा दिया जाए और राज्य गठन की जो उपलब्धि भाजपा के नाम है उसको रोड शो के माध्यम से भुनाया जाए और उसके बाद बिरसा के जरिए इस राज्य में राजनीति की नई शुरुआत की जाए। देखिए आनंद जी, ये नैरेटिव वार तो है और इस युग में नैरेटिव की लड़ाई चलती रहती है, चलनी भी चाहिए। राजनीति कुल मिलाकर परसेप्शन की लड़ाई है कि आप अपना परसेप्शन किसका कैसा है उसी हिसाब से जीत हार तय होती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। राज्य स्थापना दिवस के दिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं आते तो यहाँ अखबारों के हेडलाइंस क्या होती? हेमंत सोरेन ने क्या घोषणा की? जी बिल्कुल। स्थापना दिवस पर सरकार का क्या कार्यक्रम रहा? अब क्या हेडलाइंस बनेगी? मोदी कब आए, मोदी ने रोड शो में क्या कहा, मोदी कब पहुंचे बिरसा मुंडा के गांव, उन्होंने क्या घोषणा की? तो मीडिया स्पेस लेने की लड़ाई है। प्रधानमंत्री ने और उनकी टीम ने कहा भी ये जाता है कि मोदी की बैकअप टीम बहुत स्ट्रांग है। तो उनकी बैकअप टीम ने ये इस तरह से तैयारी की है कि इस बार का लाइमलाइट, चुनाव के पहले जो राज्य स्थापना दिवस का लाइमलाइट है वो बीजेपी की ओर और मोदी की ओर फोकस हो, हेमंत सोरेन की ओर ना हो। क्योंकि हमने देखा है पंकज जी कि जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तो हर सभाओं में, हर बड़ी जगहों पर हेमंत सोरेन ये कहते हैं कि राज्य भाजपा ने नहीं बनाया है, राज्य झारखंड मुक्ति मोर्चा के आंदोलन की वजह से बना। ये बात वो हमेशा कहते हैं। ये बिल्कुल। तो अब कहीं ना कहीं भाजपा ये बहुत मजबूत तरीके से संदेश देना चाहती है, प्रधानमंत्री मोदी ये संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य को बनाया था और इस राज्य की जो गति दुर्गति है वो उसके लिए कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन में जो सरकारें रही है, जैसे मधु कोड़ा के समय सरकार रही थी या जो अभी हेमंत सोरेन की सरकार, इस पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश है कि राज्य भाजपा ने बनाया था और इस राज्य को विकास की तरफ या अच्छे सुशासन की तरफ भाजपा ही ले जा सकती है। और इसलिए ये पूरा है कि कहीं राज्य सरकार की उपलब्धियां, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान कहीं पीछे के पन्नों में चले जाएंगे और 4 पेज 5 पेज अखबारों के और मीडिया के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या बाकी मीडिया है वो सब जगह ये छाएंगे जैसा आप कह रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए ना जी, उस दिन बयानों की लड़ाई तो होगी। मोदी आएंगे और वो चुपचाप चले जाएंगे ऐसा तो हो नहीं सकता।
वो इतिहास भी बताएंगे कि झारखंड बहुत पहले बन चुका होता अगर झारखंड स्वशासित परिषद के नाम पर लालू के साथ समझौता न हुआ होता। वो ये भी बताएंगे कि राज बनने के बाद जब जब उनकी सरकार आई तो मधु कोड़ा को किन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद क्या हुआ, आज क्या हो रहा है। वो ये भी बताएंगे कि आदिवासियों के लिए मोदी का मेन फोकस आदिवासी के लिए इस परिवार ने क्या किया और बीजेपी ने क्या किया। और हो सकता है कि प्रधानमंत्री आंकड़े सहित गिनाए। मोदी ये भी बताएंगे कि किसने आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा किया, किसने झारखंड की संपदाओं को लूटा, चाहे वो पत्थर हो, कोयला हो, बालू हो। तो बयान तो अपनी उपलब्धि बताएंगे मोदी, साथ में इन्होंने जो कुछ किया है वो बताएंगे। और जो झारखंड अस्मिता के नाम पर एक भावनात्मक राजनीति करने की कोशिश होती रही है 20 सालों से, 2 दशकों से झारखंड में, अब पहले भी होती रही थी, झारखंड आंदोलन के समय भी, उस वक्त भी जब झारखंड आंदोलन चल रहा था तो विनोद बिहारी महतो का कम योगदान नहीं था, या झारखंड के दूसरे आंदोलनकारी का कम योगदान नहीं था, लेकिन हाईजैक करना जो झारखंड आंदोलन किसी एक परिवार ने किया, ये आरोप कई लोगों के लगते रहे। बीजेपी ने भी यही कहा कि क्या अगर बीजेपी ने वनांचल के नाम से आंदोलन शुरू नहीं किया होता, अगर लालू यादव के समय उस वक्त परिस्थिति न बनी होती, आंकड़े उस तरह ना होते, तो क्या झारखंड निर्माण होता? बिल्कुल जी। तो कहीं ना कहीं अब ये है कि अब जैसे आपने एक पोस्ट डाला था कुछ दिन पहले, मैंने भी एक वीडियो बनाया था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हेमंत सोरेन को यह प्रस्ताव है कि लोकसभा सीटों पर झारखंड की जो 14 सीटें हैं उस पर आप अपने उम्मीदवार खड़े कर दीजिए कांग्रेस के मुकाबले, और बीजेपी भी देगी, तो ये मुकाबला त्रिकोणीय होगा और इससे बीजेपी को फायदा होगा। बदले में हेमंत सोरेन पर जो जांच एजेंसियों की कार्रवाई चल रही है उससे उनको राहत मिलेगी और केंद्रीय योजनाएं जो राज्य के लिए है वो अच्छी तरीके से उनको मिलेंगी। तो क्या आपको लगता है कि जो जिस तरह से झारखंड सरकार स्वागत में बैनर पोस्टर लगाकर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रही है, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री का बयान अगर इसको देखेंगे, अगर उसमें कुछ अटैकिंग होगा तो उससे कुछ संकेत मिलेगा कि इन दोनों में कुछ ऐसा समझौता हुआ है, या फिर क्या इससे पता लगेगा? देखिए आनंद, जहां तक मैं रीड कर पा रहा हूं, शुरुआत में हेमंत सोरेन आक्रामक थे बीजेपी के प्रति भी, केंद्र सरकार के प्रति भी, लेकिन बीच में जहां तक मेरी जानकारी, जहां तक मेरे सूत्र बताते हैं, कुछ पैचअप की कोशिश हुई थी। दिल्ली में भी मुलाकात हुई, मेरे हिसाब से 3 बार गए हैं, बातचीत करने की कोशिश की है इन्होंने, लेकिन जो ऑन पेपर जो इनके खिलाफ जो सबूत हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर पैचअप करना होता या इस तरह का समझौतावादी रुख करना होता तो रघुवर दास को राज्यपाल नहीं बनाया जाता कम से कम, क्योंकि बीजेपी के लिए सबसे कमजोर नस जो कह सकते वो यही थे कि जब भी किसी घोटाले घपले की जांच होती थी तो शुरुआत होती थी जांच की हेमंत सोरेन सरकार के दौरान, लेकिन उसके तार जुड़ जाते थे रघुवर दास सरकार के दौरान। तो यहाँ पे बीजेपी डिफेंसिव हो जाती थी। रघुवर दास को यहाँ से हटाने का एक मैसेज ये भी हो सकता है कि हेमंत सोरेन मामले पे समझौता नहीं करना चाहती बीजेपी। अगर समझौता करना होता तो फिर दोनों में आपस में हो जाता वो। दूसरा मैसेज जो मैं ये पढ़ पा रहा हूँ कि हेमंत सोरेन ने देर कर दी। चुनाव के वक्त, खास करके लोकसभा चुनाव, बीजेपी के लिए बहुत कुछ स्टेक पे लगा हुआ। अंतिम समय में ये अचानक पलटी नहीं मार सकते। ये तब होता है जब कहीं मिड टर्म होता रहे, राज्य का मामला हो। कभी भी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले आपने नहीं देखा होगा कि भाजपा ने किसी सरकार को गिराया या बनाया या किसी ऐसे लोग के साथ गठबंधन किया जो नहीं थे। अब हेमंत सोरेन के दिमाग में क्या है ये नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि वो दौर बीत चुका। अब जांच चलेगी, कानून अपना काम करेगा। 5-5 समन हो चुके हैं, देखते हैं कब तक ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में आगे चलता जाता है मामला। वो तो कानूनी मसले हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट कचहरी में तो कोई मामला फिलहाल है नहीं, और ईडी को भी कार्रवाई करने के लिए कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होती है।
जी। ईडी का अपना एडिशनल डायरेक्टर ही वारंट इशू करने के लिए सक्षम होता है। नहीं, ये बीच में इन्होंने समय बर्बाद किया ना, कभी सुप्रीम कोर्ट गए, कभी हाई कोर्ट चले गए, बड़े बड़े वकील किए, तो वक्त टाइम परचेज करने की बात मैं कर रहा था। किसी कोर्ट ने तो कोई रोक लगाई नहीं थी कि सुनवाई होने तक आप नहीं, बिल्कुल। अब तो वो भी मामला खत्म हो गया जी। तो अब ये, लेकिन आपने जो बात कही कि रघुवर दास जी को झारखंड से दूसरी जगह राज्यपाल बनाकर बीजेपी ने जो एक अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि अब वो समझौता नहीं करेगी, बात झारखंड भाजपा की भी हो रही है, क्योंकि रघुवर दास जी के रहते हुए और रघुवर दास जी के जाने के बाद भाजपा में आप क्या परिवर्तन देख रहे हैं? देखिए आनंद जी, दो तीन बातें, मोटी मोटी बातें जो लगातार मैं भी उठाता रहा हूँ, आप भी उठाते रहे हैं। बीच में बीजेपी का जो संगठन था, जिसे जंग खाना बोल सकते हैं, ऐसा हो गया था। वो कांग्रेस पैटर्न पे जो बोलते हैं ना कि कांग्रेस में जल्दी बदलाव नहीं होते, बीजेपी में भी नट बोल्ट बिल्कुल टाइट हो गया था, उसमें तेल डालने की जरूरत थी ढीला करने के लिए। इससे पहले जो प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय भी कुछ प्रयास किए गए थे। दीपक प्रकाश जी ने अपने स्तर से प्रयास नहीं किया, वो मैं नहीं कहूंगा। लेकिन जब से लक्ष्मीकांत वाजपेयी का प्रभारी बन के आना, करमबीर सिंह का संगठन मंत्री बन के आना, नागेंद्र जी का प्रभारी संगठन मंत्री बन के आना, और सबसे बड़ा परिवर्तन बाबूलाल मरांडी जी का प्रदेश अध्यक्ष बनना, टॉप लेवल पे बदलाव हो चुके हैं। अब बात है संगठन कमेटी की। बहुत पहले जब लक्ष्मीकांत वाजपेयी पहली बार आए झारखंड में, तो आपको याद होगा पारसनाथ में बीजेपी की एक बैठक हुई थी। उसी वक्त ये चला था कि कई लोग हमसे कतिपय कारणों से अलग अलग चले गए हैं, हमारे ही वैचारिक परिवार के सदस्य हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर कुछ ऐसी परिस्थितियां बननी कि उनको अलग होना पड़ा। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का कहना था, क्या हम अपने सारे लोगों को एक साथ जोड़ सकते हैं या नहीं। उसके बाद देवघर में इन लोग गए। उस बैठक के बाद देवघर में एक मीटिंग हुई जिसमें निशिकांत दुबे, अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, उस वक्त के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, लक्ष्मीकांत वाजपेयी वहां बैठे थे, और सबने तय किया कि जो हमारे लोग हमसे अलग हो गए हैं, हमारी ताकत कम हुई है, तो उनको पहले जोड़े, जो हमारे सहयोगी बन सकते हैं उनको जोड़े, आप पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ी जाए। अब अगला स्टेज पे वही बातें चल रही है, जो टॉप लेवल पे बदलाव हो गया। मुझे जहां तक जानकारी है, कुछ ऐसे लोग जो वैचारिक रूप से बीजेपी के साथ जुड़े रहे हैं या स्थानीय स्तर की राजनीति के कारण अलग हुए हैं, उनको दोबारा जोड़ने की कोशिश होगी। कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे ये तो व्यक्ति पर निर्भर करता है, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोशिश है। बीजेपी की तरफ से दूसरी कोशिश है कि बीजेपी की छवि हो गई थी शहरी पार्टी, बाहरी पार्टी, पैसे वालों की पार्टी। इसे तोड़ने के लिए अमर बावरी का विधानसभा नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना या जेपी पटेल को एक महत्वपूर्ण भूमिका देना, बाबूलाल मरांडी की जिस तरह छवि है, चेहरा बदलने की कोशिश की जा रही है। वो गोरे गोरे मोटे मोटे नहीं चलेंगे, जो गांव में घूमेंगे वही चलेंगे। मतलब अपना लगना चाहिए लोगों को यहाँ के। तो वही तासीर जो बदलनी है ना पार्टी की, मतलब पार्टी जड़ों की तरफ लौट रही है, क्योंकि भाजपा के पहले भी जो हमने तो अटल आडवाणी का भी जमाना, जी बिल्कुल होते थे, कैलाश होते थे, तो ये लोग आते थे, जिलों में जाते थे, साधारण कार्यकर्ता के घर रुकते थे, वहीं खाते थे, वहीं सोते थे। लेकिन अब जो 5 स्टार कल्चर बीजेपी में आ गया है, इससे सामान्य कार्यकर्ता एक तो कटा महसूस करने लगा है, दूसरा पार्टी भी कट गई है और सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित रह गई है, वही लोग बनाते हैं, वही बिल्कुल हाईफाई पार्टी लगती है। आनंद जी, एक महत्वपूर्ण बात, मैं माफ कीजिए आपको टोक रहा हूँ, बीजेपी, झारखंड बीजेपी के एक बहुत महत्वपूर्ण नेता जो विधायक हैं, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उनके घर पे बातचीत कर रहा था, उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग उस नेता को पसंद करते हैं जो उनके साथ खेत की मेड़ पर बैठ के मड़ुआ रोटी खा सके। आप रांची से निकलिएगा, किसी शहर के होटल में रुकिएगा, फॉर्च्यूनर से उनके पास जाइएगा, एक दिन प्रणाम करके आ जाइएगा, आप बोल दीजिएगा कि मोदी के नाम पे हमको वोट दे दीजिए, मोदी को दे देंगे, आपको नहीं देंगे, साफ।
उनको लगता है कि ये विदेशी करोड़पति आदमी कोई आ रहा है, हम तो उसको देंगे जो मेरे यहाँ आके बैठता है, जो मेरे बीच का है। कॉमन साइकोलॉजी है ना ये, कहीं का आदमी वही पसंद करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही बदलने की कोशिश की जा रही है। देखिए फीडबैक काफी कुछ गया है यहाँ से, टॉप लेवल पे भी गया है, यहाँ भी उस तरह की कवायद चल रही है। चेहरा बदलेगी पार्टी, पुराने जनाधार वाले लोगों को जोड़ेगी पार्टी, कुछ महंत शायद किनारे कर दिए जाएं। तो ये चलेगा, अगले 1-1.5 महीने में ये सारा कुछ निपटा दिया जाएगा। लोकसभा एकजुट होकर पूरे फोर्स के साथ लड़ने वाली है। अच्छा, कुछ जो नेताओं के भाजपा में आने की, वापस लाने की बात हो रही है, उसमें एक प्रमुख नेता सरयू राय। सरयू राय कितने प्रासंगिक हैं अभी भाजपा के लिए, एक इस पर थोड़ी चर्चा आपसे थोड़ा करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए भाजपा में सरयू राय को लाने के आखिर क्या मायने हो सकते हैं भाजपा के लिए, किस तरह से वो प्रासंगिक होंगे, और कौन से वैसे लोग हैं जो सरयू राय के आने के बाद भाजपा से जुड़ेंगे, जो अलग हो गए, या जो जिन लोगों को लेकर सरयू राय भाजपा में वापस आ सकते हैं? देखिए आनंद जी, दो चीजें हैं। मैंने पहले ही बताया कि राजनीति परसेप्शन की लड़ाई है, नैरेटिव की लड़ाई है। पिछली बार जो विधानसभा चुनाव में सरयू राय का टिकट कटा, उसका असर सिर्फ सरयू राय की सीट पे नहीं पड़ा, पूरे झारखंड में जो परसेप्शन बना, आपस में घमासान की, जो एक ऐसा लग रहा था कि पार्टी से लड़ रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता ही अर्जुन मुंडा के बारे में कोई किस तरह की बात कर रहे हैं, सरयू राय के बारे में किस तरह की बात कर रहे हैं। तमाम नेता, ऐसा लग रहा था कि बीजेपी खंड में बटी हुई है। महत्वपूर्ण नेता नहीं होता, महत्वपूर्ण नैरेटिव होते हैं, महत्वपूर्ण विचार होते हैं, महत्वपूर्ण संगठन होता है। कार्यकर्ता कितने जोश से आपके साथ लगा हुआ है, ये महत्वपूर्ण है। सरयू राय आएंगे, किसी को नहीं पता कि कितने वोट ऐड होंगे, लेकिन परसेप्शन बदलेगा, नैरेटिव बदलेगा, ये बात तय है। खास करके शहरों में प्रवासी जो झारखंडियों के बीच, और खास करके सवर्ण जो झारखंडी प्रवासी हैं, उनके भी जरूर। यही मैं कहना चाह रहा था कि बीच में झारखंड में जो प्रवासी रहते हैं, खास करके बिहारी, और उनमें भी जो जिन सवर्णों की बात आपने कही, झारखंड में मुझे लगता है कि सरयू राय को छोड़कर कोई दूसरा ऐसा नेता नहीं है जिससे सवर्ण बिहारी अपने आप को कनेक्ट महसूस करता। भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारे सवर्ण नेता हैं, बिहारी यूपी मूल के नेता, लेकिन उनसे न तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता कनेक्ट कर पाते हैं, न यहाँ के प्रवासी लोग कनेक्ट कर पाते हैं। तो मुझे जहां तक लगता है कि सरयू राय को लाने का एक मकसद ये भी हो सकता है कि जो एक बहुत बड़ा वर्ग है वोटरों का, या यहाँ रहने वाले प्रवासियों का, उसकी सहानुभूति भी जो सरयू राय के साथ है, वो भाजपा के साथ आ जाएगी उनके साथ साथ। क्या आपको लगता है ऐसा? जी देखिए आनंद जी, इसका 2 हिस्सों में उत्तर दूंगा। पहला हिस्सा ये है कि मैं हमेशा मानता रहा हूँ कि झारखंड में 3 तरह के लोग रहते हैं, आदिवासी, प्रवासी और मूलवासी। पिछली बार बीजेपी का कैलकुलेशन ये था कि आदिवासी वोटरों में अगर हम किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा बना भी देते हैं तो बहुत ज्यादा का अंतर नहीं आने वाला है। आरएसएस के वर्ग की वजह से जो आदिवासी देते हैं देंगे। जो जिस तरह जेएमएम की राजनीति है, प्रवासी बहुत ज्यादा जेएमएम की ओर नहीं जुड़ने वाले। अगर मूलवासी पे मेहनत किया जाए और सबसे बड़ा वर्ग है तो हम मैदान मार ले जाएंगे, 50% से ऊपर हम वोट शेयर कर सकते हैं। अब रघुवर दास की जिस तरह से कार्यशैली रही वो भले ही सफल नहीं हो सका, लेकिन अब जो नया नैरेटिव है जो इस बार की वो ये है कि अपना जो कोर वोटर है उसको एकजुट करो पहले। जब आपका चुंबक मजबूत होगा तो छोटे मोटे लोहे के कण अपने आप आके सटेंगे। जब आप ही का चुंबक बिखरा हुआ होगा तो ये नहीं है। तो मूल वोटरों को एकजुट करना, और पता है हर किसी को कि यहाँ के मूलवासी, खास करके साव, बनिया, तेली, गुप्ता, यादव, जो यहाँ महतो, ये बीजेपी के कोर वोटर रहे हैं, और बीजेपी के कोर वोटर रहे हैं प्रवासी। तो ये जब मजबूत होंगे, और आदिवासियों में मैं बता रहा हूँ कि सेंधमारी के लिए क्या क्या हो रहा है। दलितों का सबसे बड़ा नेता आज की तारीख में झारखंड में अगर कोई है तो अमर बावरी है।
और भले ही वो सबका बहुत ज्यादा हाईलाइटेड नहीं होता, लेकिन 9 से 10% वोट है एससी के। 2011 की जनगणना में करीब 11% 12% के आसपास थे वो। 11%। सोचिए कि 11% दलितों की बात यहाँ उतनी नहीं होती जितना 26% आदिवासियों की होती है या फिर 22% प्रवासियों की होती है। तो एक बड़ा वोट उसको कैटर किया। प्रवासियों में कौन सा ऐसा नेता है जिसको अगर हम अपने साथ जोड़ें तो बीजेपी को फायदा होगा या नैरेटिव बदलेगा? आपने खुद बताया कि सरयू राय के अलावा मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आता। नेता हैं, निशिकांत दुबे भी एमपी हैं, सुनील सिंह चतरा के एमपी हैं, सरयू राय हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। लेकिन सरयू राय के बारे में एक उदाहरण से मैं बताता हूँ। एक सरकारी अधिकारी थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई थी कि सर मेरा एक काम था, मैं बहुत लोगों के पास गया, नहीं हुआ। मैंने सरयू राय से एक बार कहा, उन्होंने डिपार्टमेंट में किसी को फोन किया और मेरा काम हो गया। तो अफसरों पर बहुत अच्छी पकड़ है। बिल्कुल। तो ये सब मिला के जो सिस्टम पे पकड़ होना चाहिए, एक नैरेटिव बनाने की क्षमता और प्रवासियों के बीच सर्वमान्य चेहरा, इन सबको मिला के मुझे लगता तो यही है कि होना तो चाहिए। अब देखिए बाकी पार्टी का डिसीजन है, क्या होगा वो नहीं पता, लेकिन ओवरऑल देखने से तो ऐसा ही लगता है कि आ जाए तो नैरेटिव जरूर बदलेगा। जी बिल्कुल। अच्छा, आखिरी एक चर्चा करते हैं जमशेदपुर का। आपने भी सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले 2 वीडियो डाले थे और बड़ी चर्चा है उस बात की कि भारतीय, और बहुत पहले से आरोप लगते रहे हैं, सरयू राय भी आरोप लगाते रहे हैं, या जो गैर रघुवर खेमे के भाजपा के लोग हैं वो भी आरोप लगाते रहे हैं कि उन्हें बन्ना गुप्ता के खिलाफ कुछ बोलने नहीं दिया जाता, या जमशेदपुर महानगर भाजपा जो कि रघुवर दास के लोग उसमें ज्यादा हैं, वो कभी मंत्री के किसी कार्यक्रम के खिलाफ या किसी भी काम के खिलाफ नहीं बोलती है। जमशेदपुर में जो जन समस्याएं हैं उनको लेकर आवाज नहीं उठाती है। अब एक उन्हीं के खास नेता, बहुत करीबी नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज्य कार्य समिति के सदस्य हैं, वे बन्ना गुप्ता की ऐसी प्रशस्ति गा रहे हैं जैसे लग रहा है कि वो उनके आशीर्वाद से बीजेपी के नेता हैं। हाँ। तो क्या लगता नहीं ऐसा कि अगर कोई भाजपा का नेता ये कहे कि कांग्रेस के जो मंत्री हैं मेरे दोस्त हैं, उनके आशीर्वाद से मेरे 6 केस माफ हो गए हैं, तो एक तो उस मंत्री पर सवाल खड़े कर दे रहे हैं कि क्या वो मंत्री पुलिस से और न्याय व्यवस्था से ऊपर चला गया है जिसके आशीर्वाद मात्र 6 केस माफ हो जाते हैं। और दूसरा कि जो आदमी स्थापित है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री का नजदीकी है, उनके समय में राज्य परिवहन प्राधिकार का सदस्य हुआ करता था, भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष रहा है, अभी प्रदेश कार्य समिति का सदस्य है, और वो ऐसे नतमस्तक होकर मंत्री के यहाँ, उसको बहुत सारी फोटोज भी वायरल हो रही है उनके ऑफिस में जाकर बैठे। बिल्कुल वो भोला सिंह के साथ वाली तस्वीर मैंने भी देखी है। जी एक गुंडा के साथ बैठा हुआ है, और वो भी रघुवर दास के शपथ ग्रहण समारोह में राजभवन में उड़ीसा के एक गुंडे को लेके गया। हाँ, अभी भी कुछ तस्वीरें हैं जिसमें वो बन्ना गुप्ता के ऑफिस में बैठे हुए हैं। तो ये इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बगावत हो रही है, और जिलाध्यक्ष से कुछ कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा था कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन गोल मटोल आंसर देकर टाल दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी के पास अभी फिलहाल जमशेदपुर पूर्वी पश्चिमी दोनों खाली हैं। रघुवर दास जा चुके हैं, पश्चिमी में पहले से बन्ना गुप्ता है। टिकट के दावेदारों की लाइन लगी हुई है, और जिन नेताजी के बारे में मैंने बात की वो सबसे प्रबल दावेदार थे टिकट के जमशेदपुर पश्चिम से। तो भाजपा जिस तरीके में जमशेदपुर में है और पूरे राज्य में अब तो जो जोड़ने की बाबूलाल मरांडी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सत्ता का केंद्र हुआ करता था कभी जमशेदपुर। अर्जुन मुंडा यहीं रहते थे, रघुवर दास यहीं रहते थे। आज की तारीख में जमशेदपुर सत्ता का नेता ही विहीन हो गया है। जो एक समय झारखंड की राजनीति को चलाने वाला जिला शहर आज बिल्कुल अनाथों की तरह घूम रहा है। तो और इस तरह के लोग वहाँ पार्टी में है, तो इन सब से भी छवि पर असर पड़ता है। आपको क्या लगता है इस पर कुछ होगी क्या? देखिए आनंद जी, दो बातें। जब जन संकल्प यात्रा हुई थी बाबूलाल मरांडी की, आपने भी वीडियो बनाया था, मैंने देखा था। सबसे छोटा मैदान, आधा टेंट, और फिर भी भीड़ नहीं जुटी।
वो तो कुछ राजकुमार शर्मा जैसे लोग थे और बाबूलाल मरांडी के अपने कुछ लोग थे, उसको चलते इज्जत बच गई। किन परिस्थितियों में हुआ होगा, क्या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को पता नहीं होगा? पता है, सब पता है, बिल्कुल पता है। दूसरी बात कि इन्होंने सिर्फ बाबूलाल मरांडी की बेइज्जती नहीं की, बाबूलाल मरांडी जिसकी योजना के तहत गए थे उसकी भी बेइज्जती हुई है, और राज्यपाल बनने के पीछे ये भी एक कारण था। अच्छा, अब जो लोग बदली हवा को नहीं समझ पा रहे हैं, पुराने तरीके से चलना चाह रहे हैं, उनको लगता है कि रघुवर दास को मैं पकड़ूंगा, अमित शाह को सेट हो जाएंगे। नहीं ऐसा होता भाजपा में। या तो अपनी आदतें बदल ले, नहीं तो फिर बीजेपी का अपना तरीका है, वो किनारे करने हैं, इनको पता भी नहीं चलेगा कि मैं कहां चला गया। दूसरी बात, आपने जमशेदपुर में नेतृत्व की बात कही। जमशेदपुर में नेतृत्व का कमी नहीं है, बीजेपी के वोटरों की कमी नहीं है, वहां आपसी गुटबाजी और आपसी घमासान ने पार्टी का बेड़ा गर्क किया। और जब ये हम और आप जैसे पत्रकारों को पता है, आम लोगों को पता है, तो पार्टी के पास भी फीडबैक है। समय लगेगा, सुधार होगा, और मुझे पक्के तौर पे इस बात का पता है कि क्या होने वाला है जमशेदपुर में। जमशेदपुर में भी मिशन क्लीन चलेगा। मेरी दो ही लड़ाई थी, एक रांची लॉबी और एक जमशेदपुर में जो आपसी में घिना दिया था, जो यहाँ स्थानीय भाषा में कहते हैं। इन दोनों शहरों में जिस तरह की परिस्थिति बनी थी, ऑपरेशन क्लीन दोनों जगह जरूरी था। रांची में कुछ हुआ है, जमशेदपुर में भी शुरू होगा, घबराइए मत। चुनाव तक सब जितने धूल कण उड़ रहे हैं सब सेटल हो जाएंगे, वातावरण क्लीन मिलेगा आपको। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, और पहली बार कह रहे हैं कि जमशेदपुर में ऑपरेशन क्लीन चलेगा और चुनाव के होगा सारे धूल कण जो है वो दब जाएंगे, पानी का छिड़काव उन पर कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी बात है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और आपने बहुत सारी नई जानकारियां हमारे दर्शकों को दी। आगे फिर हम लोग मुद्दों पर चर्चा करते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगा बात करके। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।